स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नई वीकली एक्सपायरी की शुरुआत है, वीकेंड सेशन का भी इंतजार है। और अनिल जी, आज तो ढेरों बातों से पर आपसे भी चर्चा करनी है। सर बताएं, आज के लिए बड़े ट्रिगर्स क्या हैं? और सबसे अच्छी बात है दीप, आप वीकेंड सेशन में पिंक ऑफ हेल्थ चुस्त दुरुस्त एकदम खुश मिजाज नजर आ रहे हैं। तो चलिए पहले आज के ट्रिगर्स बता दूं। और ट्रिगर्स में आप देख सकते हैं दुनिया भर के बाजारों के भी और हमारे अपने भी, दोनों ट्रिगर्स अहमियत वाले। पहले हम अपने ट्रिगर्स की बात करें। कल फिर से एक नया रिकॉर्ड बनता हुआ दिखा है भारतीय बाजारों भारत में, जो कि आप नहीं देखना चाहते हैं। वो है कोरोना के मामलों का। 2,17,000 केसेस आए। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह कि 2020 में जब कोरोना का खौफ था और जो पूरी दुनिया में पसरा हुआ था, तब भी इतने मामले कभी नहीं आए। तो पहली बार 2 लाख के पार निकले हम, और इस पर वाकई में बड़ी चिंता है। लेकिन चिंताएं बिल्कुल गायब है अमेरिका से, किसी तरह की कोई चिंता नहीं। इनफैक्ट थोड़ी देर में हम विस्तार से बात करेंगे कि अमेरिका की इकोनॉमी में क्या कुछ हो रहा है। गजब का एक्शन है। डाउ 300 अंक चढ़कर पहली बार 34,000 के पार निकला है, और नैस्डैक में भी दमदार मजबूती दिखी है। ओहो, S&P 500 लगातार 11वां दिन है, लगातार 11वां दिन जब S&P 500 ने बनाया है एक नया रिकॉर्ड। तो बहुत ही तगड़ी तेजी के साथ अमेरिकी बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। विप्रो के नतीजे अनुमान से बेहतर हैं। फाइनली इन्फोसिस और TCS के नतीजे उम्मीद के मुताबिक या हल्के कमज़ोर, जो भी कह दें, लेकिन विप्रो किसी भी लिहाज से आप कहेंगे नतीजे वाकई में बेहतर और मजबूत आपको नजर आएंगे। ये एक बड़ा ट्रिगर आज के लिए। मॉनसून का पहला अनुमान, स्काईमेट का अनुमान आ चुका है, वो प्राइवेट एजेंसी, लेकिन सरकारी एजेंसी IMD की तरफ से आज पहला अनुमान जारी होने वाला है। उम्मीद करें कि इस साल मॉनसून फिर से बेहतर होगा, नॉर्मल होगा, लगातार तीसरे साल। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। दीप, बिल्कुल सर, आशा तो हमेशा रहती है कि मॉनसून नॉर्मल रहे, ताकि एक फैक्टर है जहां पर कम चिंता हो। पर यही आपसे समझना चाह रहा था सर, ग्लोबल वर्सेस डोमेस्टिक, क्योंकि ग्लोबली तो ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल है। 11 दिन S&P 500 पे रिकॉर्ड, डाउ पहली बार 34,000 के पार। अभी चीन का Q1 GDP भी डेटा आ रहा है और लगभग अनुमान मुताबिक ही है, 18% की ग्रोथ है। हालांकि ऑफकोर्स पिछले साल उस तिमाही में लॉकडाउन लगा था, क्योंकि जनवरी से मार्च तक लॉकडाउन लगा हुआ था चीन में। तो उस बेसिस पर देखें तो ऑफकोर्स YOY पर बड़ी ग्रोथ आ रही है। पर ये ग्लोबल वर्सेस डोमेस्टिक फैक्टर्स ही समझना चाहूंगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स इतनी बढ़िया तेजी में है, नए रिकॉर्ड्स लग रहे हैं, पर हमारी मार्केट्स में ये कोरोना की चिंता ने हमें होल्ड बैक किया हुआ है। कैसे देखें मार्केट की चाल इन दोनों फैक्टर्स के बीच में? एक्चुअली देखो ना, अगर हम इंडाइसेस और बाजार देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये ग्लोबल वर्सेस लोकल है। ठीक है ना, कि अमेरिका मजबूत है, वहाँ के बाजार अच्छे हैं, हमारे बाजार कमज़ोर है। लेकिन एक्चुअली है ना, थोड़ा अंदर जाके देखेंगे ना दीप, तो ये लोकल वर्सेस लोकल ही है। अमेरिका के लोकल मार्केट और हमारे लोकल मार्केट दोनों लोकल वर्सेस लोकल है। क्यों है वो मैं बताऊं। अभी जो तेजी अमेरिका में हो रही है वो कोई ग्लोबल तेजी का हिस्सा नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब पूरी दुनिया भर में डॉलर बट रहे हैं और सब लोग उसे एंजॉय कर रहे हैं और सब लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हो। अमेरिकी बाजार जो बढ़ रहे हैं ना, पूरी तरह से ग्लोबल रैली के बजाय अपने संकेतों के दम पर बढ़ रहे हैं। और अपने संकेत क्या है आप देखिए, बेरोजगारी के दावे 6.25 लाख के आसपास आए, जो कि मार्च 2020 यानी कि पिछले 12-13 महीनों में सबसे कम है। यानी कि अमेरिका में बेरोजगारी कम हो रही, पहला संकेत। दूसरा, बॉन्ड यील्ड 1.62-1.63 से घटकर 1.56-1.57 के आसपास आ गए, जिस बॉन्ड यील्ड की वजह से अमेरिकी बाजार गिरना शुरू हुए थे, वो दूसरा कंफर्टेबल। रिटेल बिक्री 6% का अनुमान था कि बढ़कर आएगी, और 9.5-10% पे। इससे आप कंज्यूमर सेंटिमेंट का अंदाजा लगा सकते हैं। ये तीसरा कारण है जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी वहाँ पर मजबूती से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर अगर अमेरिकी बाजार बढ़ रहे हैं तो सिर्फ इस वजह से नहीं बढ़ रहे हैं कि बहुत सारे डॉलर हैं दुनिया भर में, प्रिंटिंग चल रही है, पैसा बहुत है, लिक्विडिटी बहुत है, और इसलिए बढ़े अमेरिकी का। और इस बार आप देखिए दीप, एक और इंटरेस्टिंग चीज, S&P ने लगातार 11वें दिन रिकॉर्ड बनाया है, राइट। और ऐसा कौन सा बाजार है दूसरा बाहर जो लगातार 11वें दिन से 11 दिन तक रिकॉर्ड बना रहा हो? कोई भी नहीं। तो ये जो तेजी है अमेरिका की लोकल तेजी है। वहां के बाजार सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत पर बढ़ रहे हैं, अपनी इकोनॉमिक रिकवरी के दम पर बढ़ रहे हैं, अपने अच्छे आंकड़ों के दम पर बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं ये कहूंगा कि हमारे लिए, चूंकि वो बाहर के बाजार है, इसलिए हम ग्लोबल वर्सेस लोकल कर सकते हैं, लेकिन लोकल वर्सेस लोकल ही है। अगर अमेरिका लगातार 11 दिन से रिकॉर्ड बना रहा है, डाउ 34,000 के पार निकला है, S&P में इतनी बढ़िया तेजी हो रही है, नैस्डैक फिर से बढ़ना शुरू हो गया, तो वहां के डेटा, वहां की इकोनॉमिक रिकवरी, वहां के बेरोजगारी कम होने के आंकड़े, ये सब वहां जोश भर रहे हैं। और ये सारी की सारी खूबियां अमेरिका के बाजारों में, दुनिया भर के सारे बाजारों में नहीं है, सारी इकोनॉमी में नहीं है। इसी वजह
से सिर्फ एक अकेला अमेरिका है जो मजबूती के साथ बढ़ रहा है, और इसीलिए शायद काफ़ी हद तक बाकी ग्लोबल मार्केट्स उतनी तेजी नहीं दिखा रहे हैं। कि अगर ये ग्लोबल लिक्विडिटी की वजह से होता और सब लोग चलो खरीदो 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 उस भीड़ भाड़ में होते तो सारे मार्केट चलते हैं। तो अमेरिका के बाजारों के अपने सबसे ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करने का, जिसे अंग्रेजी में हम आउट परफॉर्मेंस कहते हैं, वो उनका अपना कारण है, ये हमें समझना जरूरी है। और अमेरिका के अब वो अलग बात है कि हम अमेरिका को फॉलो करते हैं, उन्हें देखकर दुनिया भर के बाजार मजबूत होने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उतना ही मजबूत हो सकते हैं जितना आप मजबूत है। अमेरिका आपको मनोवैज्ञानिक तौर पर साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकता है कि देखिए हम सब अच्छे हैं, हमारे यहाँ समस्या कुछ नहीं है, हमारे मार्केट ठीक है, आप हमें देखकर कोई संकेत लेना चाहें तो प्लीज पॉजिटिव हो जाइए। लेकिन अब वो ग्लोबल वर्सेस लोकल में आइए। अब हम क्यों उतना नहीं बढ़ पा रहे हैं, बाकी दुनिया के बाजार इतना क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? तो बाकी दुनिया के बाजार इसलिए इतना नहीं बढ़ रहे कि वहां पर इकोनॉमिक रिकवरी उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी अमेरिका में दिख रही है। अब हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ इकोनॉमिक रिकवरी तो स्ट्रांग नजर आई है, इस क्वार्टर में भी जो अपडेट्स आ रहे हैं बहुत मजबूत है, लेकिन आगे क्या? तो हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसकी कारण हमारे अपने हैं, और वो हमारा सबसे बड़ा कारण ये कोरोना के मामले। 2 लाख से ज़्यादा अगर रोज़ मामले सामने आते हैं, सब जानते हैं, आप में सरकार सब जानते हैं कि वक्त ऐसा है कि शायद मार्च 2020 जैसा फिर से हो जाना चाहिए कि सब कुछ बंद, सब घर में बैठे हैं, 15-20 दिन, महीने 2 महीने आपका पूरा वो कंप्लीट लॉकडाउन, कर्फ्यू काइंड ऑफ सिचुएशन। लेकिन हो क्या गया है, वो प्रैक्टिकली शायद करना पॉसिबल नहीं है। सरकारों को भी लगता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप करने से काम नहीं बनेगा। अब रिस्क तो है लाइफ की, सब अपना अपना देखे, सरकार अपनी तरफ से नियम बना लेगी, पालन करना है कि नहीं करना है वो आपको करना है, वो आपको देखना है। तो अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि लोकल लेवल पर वो चीज़ें नहीं हो पा रही जो आप देखना चाहते हैं, और जब तक ये मामले मजबूती से बढ़ते रहेंगे, 2-2 लाख रोज नए केसेस आने हैं, तब तक हमारे बाजारों के लिए ऊपर बढ़ पाना, या ग्लोबल पार्टी में जिसे आप अमेरिकी बाजारों की तेजी को संकेत लेकर कहें कि उसमें हमें पार्टिसिपेट कर पाएं, उसमें हमारे लिए संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती, पहली बात। दूसरी बात जो अब नई चिंता बाजार में थोड़ी बहुत आती है, दिख रही है लोकल मार्केट्स को लेकर, वो ये कि अगर इसी तरह से मामले बढ़े तो आज नहीं तो कल बड़े प्रतिबंध और लगेंगे। लॉकडाउन शब्द जो कि किसी को पसंद नहीं है वो भी हो सकता है, तब इकोनॉमिक एक्टिविटी कम भी हो सकती है। अभी भी आप देखिए कुछ कुछ कंपनियों के, स्पेशली महाराष्ट्र में ऑटो कंपनियों के अपडेट आना शुरू हो गए कि पार्ट्स की कमी है, किसी वजह से हमें प्रोडक्शन रोकना पड़ रहा है, लेबर्स की कमी है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी वापस से बिगड़ सकती है, डीरेल हो सकती है, पटरी से उतर सकती है, ये दूसरा कारण है लोकल फैक्टर का, जिसकी वजह से हमारी चिंता है। तो मैं ये कहूँगा, एक और लोकल मजबूत अमेरिका के बाजार है, दूसरी ओर लोकल हमारे बाजार हैं जहां पर हमारे लिए कोरोना की चिंता है। और सिंपल चीज इसका एक ही मतलब है दीप, जिस दिन हमारे यहाँ कोरोना की चिंताएं कम होती हुई नजर आएगी और जिस दिन हमें यह लगेगा कि बस कोरोना काबू में आ रहा है, जो पीक बनना था पीक बन गया, वहां से आप ये मानकर चलें मार्केट का भी बॉटम बन के वापस से मजबूत होना शुरू कर जाए। बॉटम से मेरा मतलब है शॉर्ट टर्म बॉटम, जो भी हमें करेक्शन दिखाना है वो करेक्शन 14,250 पे कंप्लीट हो गया या 13,850 पे होगा या 13,250 पे होगा, ये वक्त बताएगा, कोरोना के बढ़ते हुए मामले बताएंगे। लेकिन जिस दिन ये हो गया कि भाई जो वर्स्ट केस आना था, ये आंकड़ा फाइनल आ गया कि 2,17,000 अब तक का हाईएस्ट है, यही हाईएस्ट है, इससे ज़्यादा आंकड़ा कभी एक दिन का आएगा नहीं, यहाँ से हम कंट्रोल में आ गए, ये कॉन्फिडेंस जिस दिन बाजार को आ गया उस दिन बाजार आपका फिर से बढ़ना शुरू कर देगा, वापस से मजबूती हो जाएगी। तब तक आपको ग्लोबल लोकल, सो कॉल्ड ग्लोबल लोकल के बीच में झूलते रहना है, कभी ऊपर कभी नीचे। वो लिक्विड ऑक्सीजन वाला ही मामला है जो पुराने वो फिल्मों में आता था, अजीत जो विलेन कहते थे कि इसको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसे मरने नहीं देगा, लिक्विड इसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगी। तो वही वाला मामला दीप, हमें है ना रेंज में ट्रेड करना है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, बस जी। बिल्कुल इस रेंज में ही रहना है। और जैसा अनिल जी कह रहे हैं, जिस दिन कोरोना का पीक बन गया उस दिन से बाजार भी आपको एक बढ़िया रिवर्सल दिखाएंगे। आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ये पीक बने, ये परेशानी जल्द से जल्द हमारे पीछे हो, बट तब तक सेफ्टी पर रखना बहुत ज़रूरी है। पर सर, इन सब चीज़ों में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है जो आप लास्ट 2-3 दिनों से हाईलाइट कर रहे हैं, एफआईएस का एक्शन। और कल भी हमने देखा सर, बढ़िया एफआईएस का एक्शन आते हुए दिखा। तो क्या यहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस बाजार में आ सकता है? दीप, मैं कहूँगा अनफॉर्चुनेटली नहीं। उसका रीज़न बताता हूँ। ऐसा नहीं कि आंकड़े खराब है, आंकड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन आंकड़ों में एक चीज़ देखनी ज़रूरी है
कि एफआईज में ना समझदार हो गए हैं बहुत। अच्छा, मतलब पहले भी थे ऐसा, वैसे भी हम तो ये मानते हैं हिंदुस्तान में हमारे तो एक वो क्या बोलते हैं, बेसिक एजम्पशन ये है, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा वो उतना ज़्यादा समझदार माना जाता है। तो एफआईज के पास तो पैसा बहुत है, और जो पैसा है, पैसा लगाकर पैसा बनाना जानते हैं, वो ज़्यादा समझदार है। लेकिन एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है दीप, वो ये है कि एफआईज के केस में भी है ना, आजकल की खरीदारी से मतलब निकालने के बजाय मैं आजकल है ना एफआईज के डेटा को थोड़ा अलग तरीके से देखने लगा हूँ। और वो डेटा ये है कि किन लेवल के आसपास आने के बाद एफआईज खरीदारी करना शुरू करते हैं और किन लेवल्स के आसपास आने के बाद बेचना शुरू करते हैं। ये दो तरीके से होता है। एक इंडेक्स लेवल पे है कि आप जैसे जैसे 14,800, 900, 15,000 की रेंज में पहुंचेंगे, वहाँ एफआईज थोड़ा हल्का करना शुरू कर देंगे। आप जैसे 14,500 के नीचे आएंगे, वहाँ थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू करेंगे। एक तो ये इंडेक्स लेवल के हिसाब से ब्रॉडली आपकी रेंज होगी। दूसरा है एफआईज की इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन क्या है, ठीक है, उस लॉन्ग पोजीशन के बेसिस पे। तो दूसरा तरीका ये कि जैसे आप 70% के आसपास पहुंचते हैं इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन पे, वहाँ एफआईज बेचना शुरू कर देते हैं। और जैसे आप 60% के नीचे आते हैं, वहाँ खरीदना शुरू कर देते हैं। तो 60% से जितना ज़्यादा नीचे आए, उतना जल्दी एफआईज वापस से खरीदारी शुरू करेंगे। 70% के ऊपर जितना आप निकले, उतना तेजी से बिकवाली आती दिखेगी। तो ये दो तरीके से एफआईज के फ्लो को देखिए। एफआईज के फ्लो भी पूरी तरह से रेंज बाउंड मार्केट की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो पहले वाली बात नहीं है कि हाँ दबाकर खरीद रहे हैं, ठीक है ना, कि लिए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 70 पे भी है तो 72 भी कर देंगे, 80 भी, इंडेक्स लॉन्ग में 80% भी चले जाएंगे, वो वाली बात नहीं रही। तो अब एफआईज को भी पता है कि रेंज बाउंड मार्केट है, कुछ चीज़ें अच्छी है जिनकी वजह से बाजार गिरेगा नहीं, कुछ चीज़ें खराब है जिनकी वजह से बाजार ऊपर टिकेगा नहीं। तो ऐसे में बेहतर है आप 500-700 पॉइंट की रेंज में या तो इंडेक्स में अपनी हेजिंग वेजिंग या जो भी ट्रेड करके चलना है वो चलें, या फिर सेक्टोरल चर्निंग करते रहें कि मुझे 14,500 के नीचे क्या खरीदना है, 14,800, 900 पे मुझे क्या बेचना है। वही एग्जैक्टली ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। सेक्टोरल चर्निंग, रेंज को ट्रेड करना, हेजिंग करके रखना। एक्सेस हेजिंग हो गई, तुरंत शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी। एक्सेस लॉन्ग हो गई, तुरंत प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली। ये एग्जैक्ट ट्रेड आप एफआईज का इस वक्त देख सकते हैं। तो एफआईज के जो आंकड़े हैं, उससे डेली बेसिस पर एकदम मूड बनाना कि 2 दिन से खरीद लिया तो तीसरे दिन भी खरीदेंगे, या 3 दिन से बेच दिया तो चौथे दिन भी बेचेंगे, ये डिसाइड करना अभी गलत हो जाएगा। अभी वैसा क्लियर ट्रेंड नहीं है। तो इन दो डेटा के बेसिस पर कि इंडेक्स कहाँ है और एफआईज के इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन क्या परसेंट पे है, इसके बेसिस पे हमें तय करना है कि एफआईज आगे क्या करेगी। जी दीप। बिल्कुल सर, तो थोड़ा ये रेंज को समझना ज़रूरी है, बाजार के मूड माहौल को समझना ज़रूरी है अपनी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले। आइए सर फिर बताएं आज के संकेत क्या कह रहे हैं आपको। आज के संकेतों में देखिए, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर है, इससे बढ़िया हो नहीं सकते। अगर आप बहुत भगवान की रोज़ प्रार्थना करें, बोले भाई मुझे बढ़िया ग्लोबल संकेत चाहिए, तब भी इससे बढ़िया नहीं मिलेंगे। अमेरिका इतना मजबूत, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एफआईज के आंकड़े बहुत अच्छे हैं, इससे बढ़िया इन दिनों में नहीं मिलेंगे। ये दो संकेत बहुत ही बढ़िया हैं दीप। अब आइए बाकी हमारे संकेतों पे। घरेलू फंड फिर से बेच पड़े कल, तो ये नेगेटिव संकेत है। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हो गए, न्यूट्रल से हल्के कॉशियस साइड पर आ रहे हैं, क्योंकि अब पुट कॉल रेशियो वैसा नहीं रहा जो आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सेंटिमेंट न्यूट्रल है। 2 दिनों की तेजी के बावजूद कोई ऐसा सीना चौड़ा करके छाती ठोक के नहीं बोल रहा कि हाँ तेजी होगी, भरपूर तेजी होगी, वैसा किसी का मूड नहीं है। हाँ ठीक है, चलेगा, नीचे से ऊपर आ जाएंगे, ऊपर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो वो कंफर्ट, कॉन्फिडेंस अभी भी मिसिंग है। तो सेंटिमेंट सावधानी वाला है, न्यूट्रल सा है। बड़ी मंदी नहीं करनी है, बड़ी तेजी नहीं करनी है, उस तरह का मूड माहौल है। ट्रेंड आपका न्यूट्रल है अभी भी। अब आइए आपके लिए बड़े लेवल्स आज के लिए बता दूं। 14,450, 14,500 दिन के लिए सपोर्ट जोन के तौर पर काम करेगा, आसानी से टूटने वाला नहीं है। फिर भी आजकल के मूड माहौल को देखते हुए हर रोज़ की 250-300 पॉइंट की इंट्राडे में जो निफ्टी में वॉलेटिलिटी होती है, एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन आपके हाथ में होना चाहिए। जो कल भी आपको एक मौका मिला, जो कल भी हम कह रहे थे कि 14,325, 14,375 आए तो पक्का दबाकर खरीदिए, और कल का लो एकदम 14,350 पर ही था। तो आज भी 14,325, 14,350, 75 की रेंज में आपको खरीदना ही खरीदना है। अगर वहाँ पर आए तो ज़रूर खरीदिए। ऊपरी स्तरों पर 14,650, 14,675 पहला टारगेट है निफ्टी का। अगर इसे पार किया तो 14,725, 14,775 पक्का वो रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। एग्रेसिव ट्रेडर हैं, शॉर्ट भी करिए, कोई चिंता की बात नहीं। तो ये आपके लिए बड़ी जोन हो गई खरीदारी की और प्रॉफिट बुकिंग की। बैंक निफ्टी में लेवल्स, रेंज, जोन बड़े बड़े आएंगे, वो मेरे हाथ में नहीं। अगर बैंक निफ्टी रोज़ 1,000-1,200 पॉइंट का इंट्राडे मुंह दिखाता है तो लेवल ऐसे ही निकलेंगे।
31,500 31,800, एक्चुअली 31,400 31,800 होता था, मैं बोले 400 पॉइंट तो कैसे दूं, तो मैंने थोड़ा और छोटा किया, तो 31,500 31,800 दिन का सपोर्ट जोन है। इसके नीचे सीधा 30,725 30,800, बीच में कुछ है ही नहीं, तो बहुत लेवल्स जो है ना सपोर्ट के बड़े दूर दूर आ रहे हैं। तो 30,725 30,800 ब्लाइंड बाय जोन है, यहाँ पे आए तो ज़रूर आंख बंद करके खरीदना चाहिए। पहला दिन का सपोर्ट जोन 31,400 500 या 31,800 जो भी है वो मान लें, यहाँ पर है आपके लिए। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में 32,325 32,500 ये हल्की रुकावट का लेवल है, यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर इसे पार किया तो जो ऊपरी रेंज है या पक्के तौर पर प्रॉफिट भी बुकिंग करें और शॉर्ट भी करें, डरिए मत, न शॉर्ट करने में डरिए। अगर लेवल और रेंज आए ना, इस मार्केट में इंडेक्स में पैसा कमाने का एक ही मंत्र है, और वो ये कि जो बड़ी वाली रेंज है ना, इस बड़ी वाली रेंज में अगर आ जाता है मार्केट तो वहां पे आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेना ही लेना है। मतलब ये कि जैसे खरीदारी की रेंज है 30,725 30,800, गलती से बैंक निफ्टी वहां पहुंच जाए तो छोड़ना ही नहीं है, लेना ही है। और प्रॉफिट बुकिंग जैन है जैसे 32,675 32,775, तो वहां एक चांस आपको शॉर्ट करने का लेना ही है। स्टॉप लॉसेस तो आपका प्रोटेक्शन है, इंश्योरेंस है, वो आपको जरूर ध्यान में रखना है। लेकिन बड़ी रेंज में जब भी मार्केट आए, रोज आता नहीं है, कभी कभार आता है, आजकल आ रहा है, तो वहाँ पर आपको ट्रेड ज़रूर लेना चाहिए। मसलन देखिए, कल अगर आपने लोअर एंड पे खरीदारी कर ली निफ्टी में, तो दिन दिन में 250 पौने 300 पॉइंट आपको आराम से मिलते हैं। ये कोई कम बात नहीं है कि 14,350 से सीधा आप 14,600 हो जाए, बहुत बड़ी चीज़ है। तो 250 पॉइंट इंट्राडे का मूव कम नहीं होता। आप 50-75 पॉइंट 100 पॉइंट छोड़ भी दें, तब भी 100-150 पॉइंट अगर आप बना पाएँ दिन में, वो भी अपने आप में निफ्टी में कम अचीवमेंट नहीं। तो ये है आपके लिए दीप बड़े जोन निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। बिल्कुल, तो बड़े रेंज निकल कर आ रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, और स्पेशली बैंक निफ्टी जहां पर हम रोज बड़े स्विंग्स देख रहे हैं। सर, दिन के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आज? 14,500 14,650 दिन की निफ्टी की छोटी रेंज है। 14,450 और 14,700 दिन की मीडियम रेंज। 14,350 14,750 दिन की बड़ी रेंज। बैंक निफ्टी में आइए, 31,800 32,450 दिन की छोटी रेंज होगी। 31,400 से लेकर 32,675 दिन की मीडियम रेंज। 30,800 से 32,775, आप कहेंगे कि बहुत दूर दूर की है, मैं भी जानता हूँ दूर दूर की है, लेकिन लेवल कोई मैं अपने हिसाब से तो निकालता नहीं, जो आते हैं डेटा के बेसिस पर वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो इन पर रखिएगा नज़र। अब आइए एफआईज की तरफ से इंडेक्स की पोजीशन पर। लॉन्ग पोजीशन बढ़कर दी 63% हुए, तो अब वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं कि एफआईज को खरीदना ही पड़ेगा, जो हम 2 दिन पहले कह रहे थे कि इंडेक्स लॉन्ग नेट बेसिस पर 25%, इंडेक्स शॉर्ट नेट बेसिस पर 25%, ऐसा बहुत कम होता है, और ओवरऑल इंडेक्स लॉन्ग 50%, तो वो तो हाथ से निकल गया। उसके दम पर आप 2-2.5 दिन में अच्छे खासे बढ़ गए। अब आप 63% पर आ गए, तो अब एफआईज उतने हल्के नहीं रहे। तो अब ऐसा नहीं कि अनाप शनाप, और अच्छा दूसरा ये कि कल एक्सपायरी की जो शॉर्ट कवरिंग थी वो भी कल हो गई, तो अब बढ़ने में आपको पसीना आएगा, धीमे 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 बढ़ेंगे। माफ़ कीजिएगा, एक तरफा तेजी कि ग्लोबल मार्केट बहुत मजबूत है इसलिए हम भाग जाते हैं, वैसा कुछ होने वाला नहीं, ये ध्यान में रखिए। तो एफआई अब एकदम मतलब लाइट नहीं रहे, भर चुके हैं जो उनके पास होना चाहिए। दूसरा पुट कॉल रेशियो, वो लाइट नहीं रहा। कल आपको याद है, परसों तो हम कह रहे थे कि 0.88 का पुट कॉल रेशियो, सोचने की जरूरत ही नहीं कि बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी। कल हमारी ये बात हुई थी 1.15 का पुट कॉल रेशियो है, बढ़कर आया है, लेकिन अभी भी गुंजाइश है शॉर्ट कवरिंग की, जो आपको आखिरी आधे पौन घंटे में दिखी, करेक्ट। अब 1.39 के पुट कॉल रेशियो पर ये दोनों चीज़ें नहीं है। अब ये पुट कॉल रेशियो मतलब ओवरसोल्ड से हल्का ओवरबोट तो नहीं कहूँगा, लेकिन तेजी की तरफ ज़्यादा है, तो अब ऊपरी स्तर पर बढ़ने में थोड़ा पसीना आएगा, मुश्किल आएगी। तो पुट कॉल रेशियो आपको ये बोल रहा है कि अनाप शनाप तेजी नहीं करनी है, ऊपर के लेवल पे थोड़ा सावधान रहो। इसका मतलब ये कि ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुक करना ही करना है, ये ध्यान में रखिए। ये पुट कॉल रेशियो से नजर आ रहा है। विक्स तो ठीक है, कोई खास बात नहीं, 2% बढ़ा है। तो दोनों फैक्टर, एफआईज के इंडेक्स में लॉन्ग वाला पोजीशन वाला फैक्टर और हल्का पुट कॉल रेशियो, दोनों आपके हाथ से निकल चुके हैं दीप। तो इसलिए जो आज का आपका सवाल बहुत अच्छा था एफआईज के डेटा को लेकर। तो एफआईज के डेटा को देखने का तरीका ये है, न तो आप लोअर रेंज पे हैं निफ्टी में, जहां आप ये सोच के आराम से खरीदारी कर ले कि एफआईज लेते लेते लेना ही है, नहीं आपके पास में वो कंफर्ट है पुट कॉल रेशियो का कि नहीं बहुत ओवरसोल्ड है, तो अब आपको ऊपर के लेवल पे सावधानी रखनी है। बस इन दोनों डेटा का सबसे बड़ा मतलब ये है कि किसी भी लेवल पर नहीं खरीद लेना है, इंतजार करके अपने लेवल पर एंट्री करनी है। जी दीप।
क्लियर बात है सर। तो अब लेवल्स के लिए इंतजार करना है। जो एफआईएस का कंफर्ट था निचले स्तरों पर, वो अब नहीं है। तो फिर एग्जिस्टिंग पोजीशंस का क्या होगा सर? आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाए उनके लिए? 14,500 का एक आर्बिट्रेरीली स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। 14,500 निफ्टी पर, इंट्राडे भी, क्लोजिंग भी। बैंक निफ्टी पर 31,700 का रख लीजिए, इंट्राडे भी, क्लोजिंग भी। शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी है तो 14,700 का रख लीजिए स्टॉप लॉस, इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर भी। जिसको छोटा रखना है वो 14,600 का भी रख सकता है दीप। सही 14,700 का रहेगा। बैंक निफ्टी पर 32,500, ये इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर आपके लिए एक ही स्टॉप लॉस रखा है मैंने आज के लिए। अब जो नई पोजीशन बनाना चाहते हैं, निफ्टी खरीद सकते हैं 14,475 के स्टॉप लॉस के साथ। 650, 675, 725, 775, 750 भी बीच में, ये सारे टारगेट है निफ्टी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो। बेसिकली है ना, हर 25-25 पॉइंट पे निफ्टी में ऊपर रुकावट है, तो धीरे धीरे आप, जैसे 14,725 आया तो आपका स्टॉप लॉस 14,700, 675 कर लीजिए। 750 आया तो 700 कर लीजिए। ऐसे स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले अगले लेवल के लिए, वो ज़्यादा ठीक होगा। तो ये आपके लिए निफ्टी पे खरीदारी करने का। बेचना चाहते हैं, बेचना चाहिए। अब बेचना कहाँ है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। 14,675 आने के बाद से आपका मूड बनना चाहिए कि मुझे बेचना है, लेकिन 14,675 पे ही बेच देना है या थोड़ा इंतजार करना है, ये उस वक्त के मूड माहौल पर डिपेंड करेगा कि ग्लोबल मार्केट्स कैसे हैं, बाकी निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी कैसा कर रहा है। तो वो उस समय सिचुएशन आपको देख के डिसाइड करना है कि कहाँ से बेचना शुरू करना है। 14,675 से सावधान हो जाना है ऊपर बेचने के लिए। 725, 775 बढ़िया लेवल है जहाँ आप आराम से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। 825 का स्टॉप लॉस होगा। 14,675, 14,650, 14,600, 14,575 और 14,525, ये सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए आपको निफ्टी में करनी है बिकवाली। जी दीप। क्लियर है। तो ये हैं आपके लिए रेंज लेवल्स जो निकल कर आ रहे हैं नई पोजीशंस के लिए। सर बैंक निफ्टी के लिए भी बता दें क्या रणनीति बना रहे हैं आज के लिए? हाँ, बैंक निफ्टी में आपको खरीदना है। यहाँ मैंने थोड़ी सी रेंज दी है कि अगर मौका मिल जाए तो अच्छा एंट्री लेवल है 31,700, 31,800, 31,400 तक आप चाहें तो और ऐड कर सकते हैं और इसके नीचे का लगा लें स्टॉप लॉस 31,400 के। कल का लो भी 31,400 है, वो स्टॉप लॉस आपका बनता है, ठीक है ना। ऊपर के टारगेट जो बनेंगे वो है आपके लिए, पहला टारगेट बनेगा 31,900, 32,125, 32,325, 32,450, 32,500 और फाइनल टारगेट 32,675 का। ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर राय। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो शॉर्ट करिए, जरूर करिए। 32,450, 32,675 रेंज मुझे ठीक लगती है शॉर्ट करने के लिए। फाइनली बैंक निफ्टी 32,675, 775 की रेंज में कहीं न कहीं दम तोड़ देगा ऐसा लगता है, तो इसलिए 32,800 पर आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और नीचे की तरफ जो टारगेट बनेंगे 32,350, 32,150, 32,025, 31,900, 31,800 और 31,700, ये सारे लेवल हैं जिनके लिए बैंक निफ्टी में आपको करनी है बिकवाली। तो ये है दीप आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी। बिल्कुल सर। तो नई पोजीशंस कैसे बनानी है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों लेवल्स आपके सामने तैयार हैं। एक दिन की एग्जिट और वापस री एंट्री सर सेल की हो चुकी है। कल मुझे लग रहा था कि सेल बैन में था, पर कल बाहर आया था, पर आज वापस बैन में सेल आ चुका है। तो नज़र रखिए इस काउंटर पर। फंड्स का डेटा तो समझ लिया सर, आज वायदा कारोबार के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे? फंड्स में भी एक चीज़ जो टच करना चाहता हूँ दीप, वो ये है कि आप देखिए, मतलब डेटा एफआईज के इंडेक्स में बड़े मजबूत निकल कर आए हैं। स्टॉक्स में उतने दमदार नहीं है। स्टॉक्स में भले कैश में बड़े दिनों बाद खरीदारी की है 980 करोड़ के, लेकिन सामने 805 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी उन्होंने बेचे हैं। लेकिन 1308 करोड़ की जो इंडेक्स में खरीदारी, जिसमें लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा बनाई है, शॉर्ट कवरिंग कम की है, तो लगातार दूसरा दिन है एफआईज की तरफ से या इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन बन रही, इससे एक अच्छा संकेत ये मिलता है, थोड़ी अपसाइड और है। वायदा कारोबार के डेटा कोई खास है नहीं, बहुत ही छोटे छोटे लेवल्स हैं। ओपन इंटरेस्ट है तो 14,500 इमीडिएटली दिन के लिए सपोर्ट गिन लें। कमजोरी का एहसास, फीलिंग आपको तभी होनी चाहिए जब आप 14,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें। तो 75-80 पॉइंट जब तक कमज़ोर हो जाए तब तक कोई चिंता की बात है नहीं। मैं निफ्टी में 14,500 टूटने के बाद से ही मैं गिनूंगा कि वहाँ से हम कमज़ोर है। ऊपर भी कोई खास डेटा दीप है नहीं तो छोड़ दीजिए, मतलब 14,500 ही आपके लिए एक ही लेवल है, मेक और ब्रेक। बैंक निफ्टी पे तो डेटा बहुत ही कम है, नहीं के बराबर छोटे से, तो छोड़ दीजिए। लेवल्स वगैरह हम सारे डिस्कस कर ही चुके हैं जी।
बिल्कुल सर, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट सेटअप, आपके लिए नई वीकली एक्सपायरी भी है। देखते हैं किस तरह का ट्रेंड आज आते हुए दिखता है। आइए आपको बता दें कौन से स्टॉक्स पर हमारी नज़र है और साथ ही ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुशल, मानसी और साथ ही आशीष। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले आज पोस्ट मार्केट माइंड ट्री के नंबर्स आएंगे, साथ ही कैश स्पेस से एमएमटीसी के नंबर्स पर भी नजर रखनी है। साथ ही वेदांता ओपन ऑफर में टेंडर किए गए शेयर्स का जो पैसे का भुगतान है वो आज कंपनी करेगी। इसके अलावा आईएमडी जो है वो 11:30 बजे अपनी जो मानसून के फोरकास्ट है वो बताते हुए नजर आएंगे। प्राइस बैंड रिवीजन हुआ है, आरती सर्फेक्टेंट्स में 20% से घटाकर 10% कर दिया है। विप्रो के अनुमान से बेहतर साइड पर नंबर्स आते हुए दिखे हैं। मुनाफा जो है 2,972 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, हमारा अनुमान करीब 2,900 करोड़ रुपए का था। साथ ही कंपनी की जो डॉलर आया है वहां पर भी ऑलमोस्ट 4% की बढ़त देखने को मिली है और ऑपरेटिंग मार्जिन 20.1% का हमारा अनुमान था, 20.5% के मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया है और गाइडेंस भी जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो भी बेहतर है। सूत्रों के हवाले से हमने आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि यहां पर हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस वो फोकस में रहेगा, क्योंकि यहां पर जो पी कंपनियां हैं वो हिंदुजा ग्लोबल के जो हेल्थ केयर कारोबार है उसमें निवेश करने में इंटरेस्टेड है। करीब 1500 करोड़ रुपए के निवेश जो है बेरिंग, एपेक्स और ब्लैकस्टोन कर सकती है और जो इसकी वैल्यूएशन है वो काफी इंटरेस्टिंग है और यहां पर करीब 6000 करोड़ की वैल्यूएशन लगाई जा रही है और कंपनी का जो मार्केट कैप है फिलहाल वो करीब 3400 करोड़ रुपए का है, तो इस वजह से ये स्टॉक फोकस में रहेगा। इसके अलावा टाटा मोटर्स, एम&एम, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स फिर से फोकस में आते हुए दिखेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लगाई गई हैं कोरोना वायरस को देखते हुए, वहां पे इनका जो प्रोडक्शन है, इन कंपनियों की जो फैसिलिटीज है वहां पर उनका ओवरऑल आउटपुट अप्रैल महीने में करीब 30 से 40% जो है ये उसकी गिरावट संभव है। साथ ही अशोक लेलैंड यहाँ पर सब्सिडरी हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस के साथ मिलकर इन्होंने नई कंपनी का गठन किया है। ग्रो डिजिटल प्लेटफॉर्म नामक एक कंपनी है और यहां पर फ्लीट मोबिलिटी और फ्लीट ओनर्स के लिए सर्विसेज का कारोबार ये कंपनी करेगी। बजाज ऑटो फिर से फोकस में है, क्योंकि यहां पर जो इनकी जो ई स्कूटर चेतक है उसकी जो बुकिंग है इन्होंने फिर से बंद कर दी है और सप्लाई चेन में दिक्कतों के कारण से इन्होंने ये बुकिंग्स वापस से बंद की है, तो इस वजह से बजाज ऑटो भी फोकस में है। ओके, तो ये सारे खबरें हैं, लेकिन माइंड ट्री के नतीजे आज कुशल बाजार बंद होने के बाद है। सर बाजार बंद होने के बाद ही आने वाले हैं, ऐसी पिछले सेट ऑफ क्वार्टर्स में हमें देखने को मिला है। अच्छा, और वो अभी जब बीच में छुट्टी थी ना बुधवार के दिन मिड वीक, तब काफ़ी लोग मुझे पूछे थे वो कुशल जी किधर है, नाक का सवाल है, नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे, कब से शुरू हो रहा है फिर से, तो अभी मुझे बताओ वीकेंड पे उनको क्या जवाब देना है। बिल्कुल सर, डेफिनेटली, और अगले हफ्ते से ही हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि इस वीक जो कैश के स्पेस के नंबर्स थे वो थोड़े से कम थे, पर अगले हफ्ते से हम इस पारी को शुरुआत करेंगे। हमारी ऑन एयर कुशल पर दबाव बनाने की रणनीति कामयाब रही, इन्होंने कमिट कर दिया सारे दर्शकों के सामने, अगले हफ्ते से नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे, आपके लिए आने की तैयारी में है, तो बस कुशल ने बोल दिया तो आ ही जाएंगे। आइए कुछ और खबरों वाले शेयर मानसी के पास है, मानसी बताएं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल सर। फिलिक्स कार्बन ब्लैक पर फोकस रखना होगा। आशीष कटोलिया ने मार्च तिमाही में 1.45% हिस्सा खरीदा है। इसके अलावा एंटनी वेस्ट हैंडलिंग Q4 का बिजनेस अपडेट आता हुआ दिखा। इनके टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है तिमाही आधार पर करीब 4.4% बढ़ते हुए दिखे हैं। वहीं इनके अगर टनेज हैंडलिंग कैपेसिटी की बात करें, यहाँ पर 2.1% की बढ़त तिमाही आधार पर देखने को मिली है। SBI कार्ड्स, ICICI बैंक और RBL बैंक, इन पर फोकस रखना होगा। सिटी ग्रुप भारत में रिटेल कारोबार बंद करेगा, ऐसी खबरें आ रही हैं, जिसके चलते इन 3 स्टॉक्स पर भी नजर रहेगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आज होने वाली जो बैठक थी कंपनी की वो टल चुकी है। सरकार को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने के लिए इशू प्राइस पर 20 अप्रैल को अब बोर्ड बैठक होने वाली है। सरकार ने बैंक में 4800 करोड़ का पूंजी निवेश किया है और बैठक आज होने वाली थी, अब 20 अप्रैल को होगी। इसके अलावा बैंक्स और NBFCs पर फोकस करना होगा। सीएम उद्धव ठाकरे ने सेंटर को कहा है कि MSME के लोन इंस्टॉलमेंट रीपेमेंट को पोस्टपोन किया जाए, वो भी कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज किए बिना। इसका एक इम्पैक्ट बैंक्स और NBFCs पर पड़ता दिख सकता है। और एक बल्क डील है BCL इंडस्ट्रीज पर। EQ इंडिया फंड ने 1,45,000 शेयर 126 रुपये और 60 पैसे प्रति शेयर के दाम पर बेचे हैं। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ और खबरों वाले शेयर्स और थोड़ा फंड एक्शन भी। पर आइए आज देखते हैं ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं FIR में।
गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज कौन सी रिपोर्ट्स हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। विप्रो यहाँ पर देखिए नतीजे अनुमान से बेहतर देखने को मिले। 5 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है। 5 में से अगर आप देखें तो 2 ब्रोकरेज हाउस ने अपग्रेड कर दिया है। सिटी देखिए खरीदारी की राय दे 510 रुपये का लक्ष्य दिया। पहले इनका जो लक्ष्य था वो 460 रुपये का था। और नोमिरा भी देखिए न्यूट्रल की राय दे रहे, लेकिन लक्ष्य बढ़ा है, 410 से बढ़ाकर 425 कर दिया। हालांकि क्लोजिंग कल की अगर आप देखेंगे तो 434 के आसपास है। और लगभग सभी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स अगर आप देखें तो सबने यही कहा कि नतीजे अनुमान से बेहतर देखने को मिले। सिटी की रिपोर्ट बढ़िया नजर आ रही है। ये कह रहे कि टीसीएस के मुकाबले अगर आप इसकी वैल्यूएशन देखें तो 30% और इन्फोसिस के मुकाबले अगर आप देखें तो 18% के डिस्काउंट पर है। यानी स्टॉक में अच्छी खासी तेजी है, लेकिन वैल्यूएशन अभी भी सबको अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। बंधन बैंक पूरे बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा है काफी लंबे समय से। मैक्वारी की रिपोर्ट आई है, नेगेटिव ही रिपोर्ट मानी जाएगी क्योंकि अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य दिया है केवल 320 रुपए का, 325 के आसपास की क्लोजिंग है। और रिपोर्ट में ये लिखा है कि आगे जाकर नए जो लोन्स हैं इनमें थोड़ी से जो असेट क्वालिटी को लेकर चिंता है, उसके चलते अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। भारतीय एयरटेल सिटी की रिपोर्ट है और लगातार हम देखते हैं कि भारतीय एयरटेल पर पॉजिटिव रिपोर्ट्स ही आती हैं और डिजिटलाइजेशन पर जो कंपनी का फोकस है उसके चलते देखिए खरीदारी की राय दी है। 685 का लक्ष्य दिया, 538 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। नेस्ले पर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रिपोर्ट आई है सीएलएसए की, जहां पर रेटिंग को तो डाउनग्रेड किया है, लेकिन कमेंट्री आप देखिए बहुत ही पॉजिटिव नजर आ रही है। खरीदारी की राय से बदलकर अब इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। 19,250 रुपये का लक्ष्य दिया है। करंट मार्केट प्राइस से ऊपर का ही लक्ष्य है, लेकिन ये जो कमेंट्री आप देखिए बहुत बढ़िया है। मान रहे कि कोविड के चलते जो दूसरी लहर आई है, जो पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स की बिक्री है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है। यानी कमेंट्री अच्छी है, लेकिन रेटिंग को इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है। एनएमडीसी क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य में बढ़ोतरी की है। 162 से बढ़ाकर 186 कर दिया है। 141 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि बाजार में अगर आप देखें तो पिछले 2 महीने में निफ्टी ने 5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन ये स्टॉक 32% चला है। लेकिन अभी भी अगर आप इसकी वैल्यूएशन देखेंगे, खासतौर पर फॉरवर्ड ईवी एबिटा के माध्यम से, तो 4.4x पर ये मिल रहा है। यानी वैल्यूएशन इतनी तेजी के बाद भी अगर आप देखें तो सस्ते ही नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट है आईटीसी पर, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 250 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये हैं वो सारे स्टॉक्स जहां पर आज रिपोर्ट्स के दम पर दिखेगा एक्शन। पैकेज फूड की बिक्री बढ़ रही है, ऐसा बोल रहे हैं जी अनिल जी। नेस्ले को लेकर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट। हाँ। आपका फेवरेट पैकेज फूड? मैगी? नहीं, मैगी तो मैं नहीं खाता। नहीं? मैं नहीं खाता। मतलब पैकेज फूड खाते ही नहीं हो, इसका मतलब है। एकदम से याद नहीं आया, इसका मतलब ये कि अभी भी कंजम्पशन बढ़ने की गुंजाइश बहुत है। ओके, तो चलिए, ये है रिपोर्ट जिनके दम पर आज एक्शन दिखने वाला है। करते हैं शुरुआत एक्शन की। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिक ऑफ द डे। बंसल जी सुप्रभात, करिए हफ्ते के आखिरी दिन की शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी। और अनिल जी, आखिरी दिन की शुरुआत है, बट स्टॉक मेरा दमदार है। अगर मेरा वाला स्टॉक जो पिक ऑफ द डे है वो चला तो सबको संभाल लेगा। स्टॉक है बिग डैडी रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस पर खरीदारी की राय है 1922, 1922 का स्टॉप लॉस है और 1977 के एक टारगेट के लिए, इंट्राडे टारगेट के लिए रिलायंस पर खरीदारी की राय है। चलो, तो आज सारा दारोमदार 2 ही जनों पर है, एक है बंसल जी, दूसरा है रिलायंस। तो मार्केट देखते हैं कितना एक्शन यहां पर दिखाता है। सचिन जी भी हमारे साथ है। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल सर, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल सर, पिछले शुक्रवार को जिस स्टॉक में हमने जो रेकमेंड किया था वो था लुपिन, एंड इंसिडेंटली इस पर्टिकुलर हफ्ते में भी लुपिन में ही अच्छा सेटअप नजर आ रहा है। जिस तरीके से कल की प्राइस एक्शन थी, वहाँ पर एक बुलिश बेल्ट होल्ड फॉर्मेशन हुआ है जिसने एक बेस अच्छा बना दिया 1020 के आसपास। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है वापस एक 1100 के आसपास का स्विंग बनना चाहिए लुपिन में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1030 के आसपास एंड खरीदारी करनी है लुपिन लिमिटेड। ओके, लुपिन में फिर से खरीदारी करें। पिछले शुक्रवार भी और इस शुक्रवार भी लगातार दोनों दिन, दोनों हफ्ते तेजी के मूड में है लुपिन। और रिलायंस खरीदने की राय है बंसल जी की तरफ से। कुणाल जी से भी पूछ लेते हैं, कुणाल जी की क्या है राय। कुणाल जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी देखिए, आज की राय जो है वो एक जनहित के साथ है, जनहित याचिका के साथ, कि अनिल जी कि देखिए चीनी से परहेज करें लेकिन चीनी शेयरों से ना करें, क्योंकि जिस तरह की तेजी चीनी शेयरों में बन रही है अनिल जी, मुझे लगता है कि यहाँ पर रैली चलेगी। और बलरामपुर चीनी इत्यादि शेयर्स की हम बात कर चुके हैं। अनिल जी आज मैं खरीदारी की राय दे रहा हूँ
प्राज इंडस्ट्रीज में, जिसमें कि कल एक बड़ा ब्रेकआउट हमने अंत में आता हुआ देखा और यहाँ पर एक पैटर्न बना है जिसको राइजिंग वेज पैटर्न कहते हैं। इसके बन जाने के बाद मुझे लगता है अनिल जी, स्टॉक में आपको और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो प्राज में खरीदारी की राय है। यहाँ पर 203 रुपए के आसपास 203 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट होगा 221 रुपए का, दूसरा टारगेट 235 रुपए का। प्राज इंडस्ट्रीज में खरीदारी करें। प्राज इंडस्ट्री से याद आया, पिछले हफ्ते स्पेशल पिक का बिल्कुल फरमाइश की थी सचिन जी ने, कहा कि सर मुझे कोई स्पेशल पिक देनी, फ़ोन है फ्रेंड करके, और बलरामपुर चीनी, कुणाल जी, राकेश जी तो कई बार दे चुके हैं। मैं बार बार कुणाल जी जब भी बलरामपुर चीनी बोलते मैं जानबूझ के डिस्क्लोजर भी मांग लेता हूँ कि सर आओगी। मुझे पता है कुछ लेना देना नहीं है। अगर बलरामपुर चीनी चला रहे होते तो हमारे पैनल पे तो नहीं होते सरावगी साहब, कुणाल जी, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूँ। लेकिन सचिन जी ने भी लगातार रिकमेंड किया। सचिन जी, ज़बरदस्त आपकी रिकमेंडेशन रही, टारगेट भी सारे आ गए। एक बार आप बलरामपुर चीनी पे भी अपनी राय दें। जी अनिल सर, जिस तरीके से तभी स्ट्रक्चर था उसके पैटर्न टारगेट तो मिनिमम आ चुके हैं, बट जिस तरीके से इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है ओवरऑल वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। सो लगभग अगर हम इसका डेटा देखें 2006 से, तो 2006 से एक एक रेजिस्टेंस जोन था 180 के आसपास, जो इसने काफ़ी इंटेंसली ब्रेक किया था। सो लगभग 15 साल के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट इस पर्टिकुलर काउंटर में आया, तो डेफिनेटली इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर काफ़ी हेल्दी है। इंटरमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है कि 300 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए, तो अभी भी खरीदारी करने के मौके ढूंढे। इनफैक्ट जिस तरीके से एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस बनी है, तो 240 के नीचे जब तक इसमें क्लोजिंग होती नहीं है तब तक आई थिंक ये जो बुलिश सीक्वेंस है, जो डायरेक्शनल मोमेंटम बना है काउंटर में, वो कंटिन्यूड रहना चाहिए। सो लगभग मुझे लग रहा है 300 के लिए ये स्टॉक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो खरीदारी के मौके ढूंढे। 240 का लगाइए फ्रेश स्टॉप लॉस। ओके, 240 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी खरीदारी करें। और बंसल जी भी इस पर कुछ राय जोड़ना चाहते हैं। जी बंसल जी। अनिल जी देखिए, मैं आपको अंदर की बात बताना चाह रहा हूँ। अनिल जी, राय नहीं है, ये आपकी गलतफहमी अनिल जी की कुणाल जी का बलरामपुर चीनी से कोई लेना देना नहीं है। जब भी बलरामपुर चीनी हम लेते हैं तो कुणाल जी मुझसे व्यू नहीं मांगते हैं, उनका मुझे मैसेज आता है टेक बलरामपुर चीनी। अच्छा, तो अदरवाइज मुझसे वो पूछते हैं अनिल जी, तो जिस तरीके से वो टेक बोलते हैं, मुझे लगता है कुछ अनिल जी अंदर की कहानी है। अच्छा, ऑर्डर आता है, मतलब सलाह मशवरा नहीं, सीधा आदेश। कुणाल जी ऐसा करते हैं आप? हाँ, आदेश होता अनिल जी टेक। अनिल जी देखिए, ये सब छोड़िए। अनिल जी देखिए, एक आपत्ति दर्ज करानी है मुझे। जी जी बताए। अनिल जी, मेरी आपत्ति दर्ज कीजिए। अभी अभी आपने कहा कि अगर मैं बलरामपुर चीनी चला रहा होता तो इस पैनल पर नहीं होता। अनिल जी, ये आपसे किसने कहा? बस मैं वही तो कमिटमेंट लेना चाहता था आपसे, मिल गया मुझे एकदम बिल्कुल। लेकिन एक चीज बताओ बंसल जी, अगर बलरामपुर चीनी पे हमेशा आपको आदेश दिया है कुणाल जी ने, तो वो आदेश एकदम सही निकला। तो जिंदगी में आप मेरे अलावा 2 लोगों के आदेश कभी भी ठुकराए ना। एक तो आपके बेटर हाफ और दूसरे कुणाल जी। मेरा तो पहले नंबर पे है ही, बाकी 2 लोगों का तो देख लीजिए। आप जिंदगी में इतने सुखी रहेंगे बता नहीं सकता मैं। आइए, हमारे बाकी एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वागल साहब, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे वही है जो मैंने कल जाते जाते कवर किया था। स्टॉक है डाबर, जिसमें मुझे डेली, वीकली, मंथली तीनों फॉर्मेशंस बहुत अच्छे लग रहे। 572 का बंद है आज के लिए, या मे बी आज और मंडे के लिए 567 का स्टॉप लॉस, 585 का टारगेट, और पोजिशनली मुझे ये 610 615 तक जाते हुए दिखता है। ओके, तो डाबर के चार्ट से बेहद मजबूत, छोटे से लेके लंबे चार्ट जो आप देखना चाहें, मजबूती के साथ वागले साहब की राय है इस वक्त। आइए, शुभम जी भी हमारे साथ है। शुभम जी सुप्रभात, बताएं सर आपने कौन सा शेयर चुना है आज? अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। जिस तरह से एफएमसीजी स्टॉक्स में एक रैली बना हुआ है, मुझे लगता है कि यहाँ पे बजाज जिस तरह से कंसोलिडेशन थोड़ा बहुत दिखा रहा है, तो उसमें एफएमसीजी का जो पैक है वो आउट परफॉर्म करता हुआ दिखता है। और मैरिको को अगर हम देखें तो मैरिको में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, और कल भी यहाँ पे फॉलो अप बाइंग आता हुआ दिखा था, और मुझे लगता है कि अब इसमें न्यू ऑल टाइम हाई बनने की तैयारी है। तो मैरिगो पे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आज फ्यूचर खरीदना है, बिकॉज ऑप्शन में ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होता है इसमें। तो सीधा सीधा फ्यूचर्स में एक ट्रेड बनाए। 435 का लक्ष्य होगा, 415 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, तो मैरिको पे खरीदारी करें। 415 पर स्टॉप लॉस, 435 का टारगेट। मैरिको कल भी खरीदारी की राय आती हुई दिखी थी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, और ये स्टॉक्स भी मजबूती के साथ आगे बढ़ने को है तैयार। हाँ, हिमांशु जी ने कल मैरिको खरीदारी करने की राय दी थी। आइए, सुमित जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। सुमित जी का भी स्वागत किया जाए। सुमित जी गुड मॉर्निंग। पहले तो बताएं, तबीयत भी एकदम ठीक, फर्स्ट क्लास, चुस्त दुरुस्त?
गुड मॉर्निंग अनिल जी। हाँ अनिल जी, ऐसे तो ठीक है, थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है अभी, बट मेरे से रहा नहीं गया शो करे बिना। कल एक दिन शो नहीं किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने पता नहीं लाइफ में क्या मिस कर दिया आप लोग के साथ। अरे हम भी आपको मिस कर रहे थे। और आजकल क्या है, जरा भी कोई ये कहता है कि खांसी जुकाम बुखार हो रहा है तो टेंशन सुनने वालों को भी और जिसको आ रहा है उसको तो खैर होती है, बट भगवान की दया से आप एकदम बेहतर हैं पहले से। मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं सर, आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे अनिल जी, एसबीआई लाइफ को सिलेक्ट करना चाहिए। 908 के आसपास कल का क्लोजिंग था। एसबीआई लाइफ के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है 890 का, और ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकते हैं 930 रुपए से लेके 940 रुपए तक के। तो एसबीआई लाइफ के अंदर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ओके, 930 से 940 के टारगेट के लिए आप करें खरीदारी एसबीआई लाइफ में, ये राय है आपके लिए। ओके, अब आइए कुछ और स्टॉक्स जो आज एक्शन में रहने वाले उन पर कर लेते हैं फोकस। विप्रो, इसके आए हैं नतीजे और नतीजे उम्मीद से बेहतर नजर आ रहे हैं। शुभम जी, जरा विप्रो के चार्ट्स और वायदा कारोबार के डेटा देखिए, कितना मजबूत हो सकता है और क्या अब भी खरीदना चाहिए? अनिल जी, विप्रो में अहेड ऑफ द रिजल्ट अगर हम देखें तो एक करेक्शन होता हुआ दिखा था। हालांकि कल थोड़ा पुल बैक ज़रूर होता हुआ दिखा है, लेकिन अगर इसको हम पोजिशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे लगता है कि 465 तक के यहाँ पे लक्ष्य आते हुए दिख सकते हैं। तो आज हो सकता है इसमें थोड़ा वोलैटिलिटी देखने को मिले, इसलिए एक सेफ लेवल 415 का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए विप्रो पे खरीदारी की राय है, और 465 तक का इसमें लक्ष्य आता हुआ दिख सकता है। ओके, 465 तक का लक्ष्य, 415 के स्टॉप लॉस से करें खरीदारी। और दोपहर 12 बजे नतीजों के बाद विप्रो के मैनेजमेंट को आप सुन पाएंगे। हमारे साथ जतिन दलाल साहब होंगे, प्रेसिडेंट और सीएफओ विप्रो के। कॉर्पोरेट और कोरोना, ये हमारी खास पेशकश है जिसमें हम आमतौर पर कॉर्पोरेट से बात करते हैं नतीजों पर भी, और कोरोना के हालात में कंपनियां, स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, उनके चैलेंजेस पर ही। लेकिन विप्रो पर नतीजों पर होगी विप्रो से बातचीत आज दोपहर 12 बजे। माइंडट्री आज नतीजे पेश करने वाला है। सचिन जी, जरा इसके चार्ट्स देखिए, वायदा कारोबार के डेटा देखिए और बताइए 2065 पर कल बंद हुआ है मजबूती के साथ दिन के हाई पॉइंट के आसपास। क्या खरीदारी करनी चाहिए आज रिजल्ट से पहले? अनिल जी, मौका तो काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट एक काफ़ी बड़े डिक्लाइन के बाद एक अच्छी रिकवरी कल के सत्र में आई है। एंड जिस तरीके से अभी यहाँ पर डेटा है, मुझे लग रहा है अराउंड 2040 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा उस काउंटर के लिए। तो जब तक ये पर्टिकुलर लेवल डिफेंडेड है, मुझे लग रहा है एक अच्छा बाउंस बैक बन सकता है काउंटर में। लगभग अराउंड 2220 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर मौका मिलता है तो खरीदारी ही कीजिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 2030 के आसपास, एंड रिव्यू जोन होगा अराउंड 2180 से 2200 के आसपास। ओके, ये है आपके लिए माइंडट्री पर खरीदारी करने की राय। कुछ स्टॉक्स जो दबाव में रह सकते हैं उनके बारे में भी राय ले लेना जरूरी है, और उनमें से एक है बजाज ऑटो। वागले साहब, जरा बजाज ऑटो के चार्ट्स देखिए। 2-3 खबरें हैं। पहला तो ये कि अब महाराष्ट्र में जो पाबंदियां लगी है, लॉकडाउन का नाम तो नहीं दिया लेकिन पाबंदियां लगी, उससे सारे महाराष्ट्र के जो ऑटो कंपनियां हैं वो अपना प्रोडक्शन 30 से 40% कम करने की सोच रही हैं। बजाज ऑटो के लिए एक और खबर ये भी आई कि 2 दिन पहले उन्होंने बुकिंग शुरू की थी ई स्कूटर की, चेतक के नाम से फिर से स्कूटर शुरू कर रहे थे, लेकिन अब वापस से उन्होंने रोक दिए कि भाई अभी ये जो कोविड के मामले फिर से आ रहे हैं तो पार्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, देर हो जाएगी, जल्दी, ये सब, इन सबको देखते हुए हम थोड़ा रुक जाते हैं, ऐसा उन्होंने सोचा तो बुकिंग बंद कर दी। बजाज ऑटो क्या कमज़ोर हो सकता है आज? जी, कमजोर होता भी है तो एक माइल्डली ट्रेडिंग डाउनसाइड 2 से 3% की होगी, क्योंकि 3450 3500 ये एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है जो मुझे लगता नहीं है ब्रेक होगा। वहां पर बाय करने की सलाह होगी थोड़ा सा मध्यम अवधि के लिए, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से बाउंस बैक होगा तो भी ये 4000 तक जा सकता है। तो मेरा ब्रॉडली रेंज 3400 4000 का होगा कुछ हफ्तों या महीनों के लिए, 1-2 महीनों के लिए। तो यहाँ पर बेचने की तो सलाह बिल्कुल भी नहीं होगी। ओके, बेचने की सलाह नहीं है, इस पर ध्यान रखिएगा। फिलहाल खरीदने का मन बनाकर चलें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये राय आपके लिए। आइए एक और स्टॉक है सचिन जी जिस पर आप राय दीजिए, फिलिप्स कार्बन ब्लैक। यहाँ पर जो मार्च तिमाही के अब शेयर होल्डिंग पैटर्न सामने आते हुए दिख रहे हैं, तो आशीष कचोलिया साहब हैं जो जाने माने इन्वेस्टर, उन्होंने मार्च तिमाही में लगभग 1.5% हिस्सा खरीदा है, 200 रुपये के आसपास ये। मेरे ख्याल से कल कुणाल जी राकेश ने भी रिकमेंड किया था फिलिप्स कार्बन ब्लैक। हाँ, कुणाल जी राकेश ने पिक ऑफ द डे। तो एक मिनट, थोड़ा सा मैं सवाल मोड़ रहा हूँ सचिन जी, आप माफ़ कीजिएगा, आपके बजाय राकेश जी की तरफ सवाल जा रहा है। कल उन्होंने पिक ऑफ द डे के तौर पर कल ही दे दिया, अब आपके लिए तो आज अच्छी खबर आ गई। राकेश जी, चलेगा ना? चलेगा अनिल जी, काफी बढ़िया टेक्निकल रुझान है, और खास बात क्या है कि मौजूदा स्तरों से जो डाउन साइड है वो कैप्ड है,
185 पर एक डबल बॉटम लगा हुआ है और ये स्टॉक काफी बड़ी तेजी दिखाएगा। एक बार 210 212 के लेवल्स को तोड़ेगा तो काफी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। तो इन स्तरों पर बाय होल्ड बाय करके अनिल जी एक टाइम पर 1990 में एक ऐड आता था हीरो होंडा का, वो एवरेज बहुत ज्यादा देती थी, तो ऐड था कि फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। तो इसको बाय करके इसको भूल जाना चाहिए और कुछ समय देना चाहिए। काफी बड़ा अपमूव फिलिप्स कार्बन में देखने को मिलेगा। आप ईमानदारी से बताओ बंसल जी, ये 6 शब्द एक साथ अंग्रेजी के बोलने के लिए आपने बीच में सोचा, दूसरा सेंटेंस हिंदी का बोला और तब तक आप सोच रहे थे कि मैं क्या बोलूँगा। ईमानदारी से बताओ, ऐसा किया कि नहीं किया आपने? अनिल जी बहुत कुछ करा। अनिल जी देखिए, ऐड तो ये था फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, तो अब क्या है कि मैं तो उसको भी उल्टा बोल गया। हाँ, तो ये अनिल जी स्वाभाविक है। आप ये सोच रहे थे कि पहले फिल आएगा, पहले शट आएगा, पहले फॉरगेट आएगा। पता चला बंसल जी ने पहले बोला फॉरगेट इट, शट इट, फिल इट, उल्टा। तो वो क्रम याद कर रहे थे कि नहीं कर रहे? कर रहा था अनिल जी, करने के बाद भी उसमें भी सेकंड वाले को थर्ड पे बोल दिया, थर्ड वाले को सेकंड पे बोल दिया। हाँ। बट अनिल जी मुद्दे बात यह है कि समझ में आ गया अनिल जी सबको। हाँ बिल्कुल। लेकिन बंसल जी आपके जो चेहरे पे एक्सप्रेशन आ रहा है एकदम नेचुरल। आप, मैं बता रहा हूँ, एक्टिंग में जाओ, लगेगा ही नहीं कि आप एक्टिंग कर रहे हो, एकदम नेचुरल एक्सप्रेशन आए थे। आपके एक्सप्रेशन देख के मुझे पता चल गया कि बंसल जी अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि पहले क्या बोलना है। लेकिन जो भी है, आपने कम्युनिकेट एकदम सही कर दिया, वही सबसे खास बात है। आइए एक और स्टॉक, अशोक लेलैंड, जरा इसको देखिए शुभम जी और इस पर दीजिए अपनी राय। एक तो ये सारे गाइडलाइंस वाली बात तो हो रही है, लेकिन एक इनकी खबर अच्छी आई है। ये ग्रो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का गठन करें, एक नई कंपनी बना रहे हैं सब्सिडरी हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस के साथ में। तो ये एक फ्रेट मोबिलिटी और फ्लीट ओनर्स के लिए कारोबार करने का काम करेगी। तो कुछ अशोक लेलैंड इन खबरों के दम पर थोड़ा सुर्खियों में रह सकता है। बताएं जरा इसके चार्ट्स और वायदा कारोबार के आंकड़े। अनिल जी, डेटा पर्सपेक्टिव से अगर हम अशोक लेलैंड को देखें तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्विक्शन इसमें नहीं है, बिकॉज ऑलमोस्ट 2 महीने से इसमें कंसिस्टेंटली बहुत सारे शॉर्ट्स डेवलप हुए हैं। और अभी लेटेस्ट में भी अगर हम देखें तो 6 अप्रैल को काफ़ी शॉर्ट्स डेटा में दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसको अवॉइड करना चाहिए। हालांकि अगर किसी के पास ट्रेड है तो 109 का वो लेवल है जो मेक और ब्रेक है। तो मुझे लगता है कि अगर ट्रेड है तो 109 पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। बट मुझे ज़्यादा चांसेस इसमें ब्रेकडाउन का लगता है, तो फिलहाल अवॉइड करने की राय होगी। ओके, तो फिलहाल अवॉइड करें अशोक लेलैंड को। नज़र रखिए, ऑटो काउंटर्स आज फोकस में रहेंगे। प्रोडक्शन में थोड़ी गिरावट हो सकती है, स्पेशली अप्रैल महीने से जिस तरह से पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं। अभी अभी खबर आई थी क्वेस्ट कॉर्प पर, एक बार जरा चार्ट चेक ले ले सुमित जी। क्वेस्ट कॉर्प के चार्ट देखिए, खबर है कनेक्ट, CONNEQT, जो कि पहले टाटा का बिजनेस सर्विसेज यानी कि BPO आर्म हुआ करता था। वहां पर कंपनी अपनी हिस्सेदारी 70% से बढ़ाकर अब पूरी 100% कर रही है। 30% एडिशनल हिस्सेदारी खरीद रहे हैं वो टाटा से 208 करोड़ रुपए में। 2017 में पहली बार इन्होंने डील करी थी, वहां से फिर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई जा रहे हैं। तो अब फुली ओन सब्सिडरी हो जाएगी कनेक्ट कंपनी की। जरा क्वेस्ट कॉर्प की चार्ट से देखकर बताएं सुमित जी, क्या लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट? दिवांशु, पिछले 1 महीने से स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है। स्टॉक का नीचे में चार्ट पे सपोर्ट भी दिख रहा है 530 540 के आसपास। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई छोटा मोटा डीप आता है तो ये स्टॉक के अंदर लोअर लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं 540 550 के आसपास। ऊपर में स्टॉक में 600 रुपए का लेवल एक बार टूटेगा, उसके बाद स्टॉक के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। 600 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो उसके बाद स्टॉक के अंदर 10% का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो लोअर लेवल्स पर खरीदारी की सलाह है। पर नजर रखें क्वेस्ट कॉर्प पर। खबर अभी अभी इस काउंटर के लिए आती हुई आपको दिखी है। एक बार जरा बंधन बैंक पर राय लेते हैं शुभम जी आपसे। यहाँ पर मैक्वायरी ने अंडर परफॉर्म रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट 320 यानी कि करंट लेवल्स के आसपास ही देख रहे हैं, कोई ज्यादा बड़ा मूव नहीं देख रहे हैं जहां तक बंधन बैंक का सवाल है। चार्ट्स क्या सजेस्ट करें, क्योंकि कल हमने बैंक्स में थोड़ा बाउंस बैक जरूर देखा था। बंधन के लिए क्या एक्शन रह सकता है सर? दीपांशु जी, मुझे लगता है कि ब्रेकडाउन आता हुआ दिखेगा और अंडर परफॉर्मेंस है। बहुत सारे बैंक्स है एटलीस्ट मिड कैप में जो मुझे लगता है कि शॉर्ट्स के लिए रेडी हैं, और उनमें से एक बंधन बैंक, RBL बैंक, ये 2-3 बैंक है जहां पे ब्रेकडाउन होता हुआ दिखा है। और पुल बैक में भी ज़्यादा पुल बैक यहाँ पे होता हुआ नहीं दिखा है। तो मुझे लगता है बंधन बैंक पे एक शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए। तो अगर थोड़ा बहुत पुल बैक आता है तो पुल बैक में बेचें। 330 के आसपास बेचने की राय होगी। 342 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और पोजिशनली अगर इसको 3-4 ट्रेडिंग डे का हम समय दें तो मुझे लगता है कि इसमें 300-305 तक के लेवल आते हुए दिखेंगे।
तो 305 तक के लेवल के लिए यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह होगी। ओके, तो ब्रोकरेजेस का भी भरोसा नहीं है फिलहाल बंधन पर, और ना ही टेक्निकल सपोर्ट आते हुए दिख रहा है, तो बंधन बैंक पर आपको रखनी है नज़र रखते हैं एक भारतीय एयरटेल के काउंटर पर भी। बंसल जी, कल ही आपसे इसके बारे में बात हो रही थी, आज तो ब्रोकरेजेस का भी भरोसा है। वैसे तो हम देखें तो जब भी ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आती है भारतीय एयरटेल पर लार्जली पॉजिटिव ही आती हैं। आज 685 का टारगेट सिटी दे रहा है भारतीय पर, और ये रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उसकी वजह से कह रहे हैं कि आगे जाकर अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। आज ट्रेड में कुछ एक्शन एक्सपेक्ट करते हैं भारतीय से बंसल जी? बिल्कुल दिपांशु, देखिए भारती का ना अब समय थोड़ा सा बदल रहा है। देखिए अभी रिसेंटली मैंने और कुणाल जी ने इसको रिकमेंड किया था और टारगेट्स भी हिट हुए थे, तो काफी समय बाद बाय साइड टारगेट्स भी हिट होने शुरू हुए हैं और टेक्निकली एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। एज लॉन्ग एज भारती 530 के ऊपर है, सब कुछ ठीक है, जिनके पास है होल्ड करें। और यहाँ पर 548 के लेवल्स को नोट करें, 548 के ऊपर निकलेगा तो एक बड़े वाला पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे दिखने को मिलेगा। तो 548 के स्तरों पर नजर रखें। 548 के लेवल्स टूटेंगे तो 22 रुपीस का एक शॉर्ट टर्म में अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो क्लियरली बाय एंड होल्ड की राय है भारतीय एयरटेल पर। ओके, तो बाय एंड होल्ड की राय रहेगी जहां तक भारतीय एयरटेल का सवाल है। इस समय कन्विक्शन है, और बंसल जी ने रिसेंटली इसके बारे में बात भी करी थी। 525 के बाद से स्टॉक में थोड़ा रिबाउंड ज़रूर आया है। अब देखते हैं यहाँ से और ये काउंटर सस्टेन कर पाएगा कि नहीं। भारतीय एयरटेल इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है आपके लिए ट्रेड पर। सचिन जी, जरा नेस्ले पर राय दें। यहाँ पर भी ब्रोकरेज रिपोर्ट आ रही है, अनिल जी भी अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात कर ही रहे थे। CLSA का डाउनग्रेड है, 19250 का टारगेट दिया है, यानी कि खरीदारी की राय से आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, तो व्यू पॉजिटिव है। बट वैसे अगर रेटिंग के लिहाज से देखें डाउनग्रेड है। टारगेट भी अभी करंट लेवल से तो काफी ऊपर ही है। जिस तरह से FMCG में थोड़ा इंटरेस्ट वापस आ रहा है, नेस्ले पर क्या राय बनेगी सचिन जी? दीपांशु, स्ट्रक्चर वीक नहीं है, इनफैक्ट काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है काउंटर रेगुलर। पिछले 6 हफ्तों से एक राइजिंग चैनल में इसकी ट्रेंड काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड है। तो जिस तरीके से यहाँ पर सीक्वेंस बनी है, मुझे लग रहा है इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके आसपास वापस एक पुल बैक हुआ है। सो खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने चाहिए। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही होगी कि 16,200 के आसपास जो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है वो इंटैक्ट रहना चाहिए। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, लगभग अराउंड 18,200 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। सो डेफिनेटली स्टॉक में खरीदारी करने के मौके ढूंढे। स्टॉप लॉस फिलहाल आपको लगाना चाहिए अराउंड 16,330 के आसपास ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड जो 4 दिन से बिकवाली हो रही है, मुझे लग रहा है कहीं जाकर वो एब्जॉर्व होगी एंड 18,000 के ऊपर के स्विंग्स भी बन सकते हैं अगले कुछ हफ्तों में।